Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well and studies and preparations are going on. And just to help you with your studies and preparations, we are starting with our revision lectures for CA Interlaw paper number 2 Corporate and Other Laws. Right? दो या तीन बस चीजें आपको क्विकली बता रहा हूं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रिवीजन. फर्स्ट, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप नाम सर्च कर सकते हो सीए इंटरलॉ बाय माय नेम या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन दिस फॉर बेसिकली दीज फोर पर्पसेस. फर्स्ट, एमसीक्यूज. राइट, मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि बहुत सुपर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आपको बना के दूं. ऐसे वाले नहीं कि 3-4 ऑप्शन है उसमें से एक सिलेक्ट करना है बस, जो नॉर्मल किसी को भी आता है. नहीं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपकी गलतियां हो, और आपकी गलतियां यहां पे होंगी तो कंसेप्ट स्ट्रांग होएगा, और कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो अपना पेपर भी अच्छा जाएगा. सेकेंड, ऑडियो नोट्स. आई विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ ऑडियो नोट्स फॉर फ्रिक्शन एरियाज, जो भी मुश्किल एरियाज है उसके लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल गाइडेंस बहुत सारी चीजें आती है. फॉर एग्जाम्पल, अब अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 फरवरी को, कमिंग वीकेंड पे आई एम प्लानिंग अ जूम सेशन विद सीए इंटर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो उसके अंदर जनरल गाइडेंस एंड एवरीथिंग विल बी गिवन, बट उसकी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे ही जाती है, उसके यूट्यूब पे नहीं आती. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो फर्स्ट हैंड टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा. सो इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हो. और नोट्स गूगल ड्राइव के थ्रू भी मैं दूंगा आपको, अटैच जो भी करना होगा वो कहीं पे भी कर दूंगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम पे इट्स बेटर दैट यू गेट द नोट्स, सो दैट वहां पे कोई इशू ना आए, लिंक नहीं चल रही, वो नहीं चल रहा. यू कैन जस्ट गेट योर नोट्स फर्स्ट हैंड. राइट. अच्छा सर, इन रिवीजन लेक्चर्स के बारे में जरा बताओ. देखो, ये रिवीजन लेक्चर्स जो मैंने प्लान किए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना 2 तरीके का यहाँ पे मटेरियल दिखेगा. एक, मेरे जो नोट्स होंगे बुक की फॉर्म में. ठीक है, वो अभी बुक प्रिंट हुई नहीं है, मार्केट में आई नहीं है, तो वो अभी आपको नहीं मिलेगी. एंड सेकेंड, आप May 23 के स्टूडेंट हो, अभी आपको मटेरियल चेंज करना ही नहीं है. वो बुक वगैरह जब आएगी वो नवंबर 23 वालों के लिए आएगी. आपको अभी अपना मटेरियल सेम रखना है. तो सर अभी हमारे पास सपोज कोई मटेरियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आईसीआर का स्टडी मटेरियल है, आप उसको भी यूज कर सकते हो. दीज रिवीजन लेक्चर्स विल वर्क लाइक वेरी प्रॉपरली विद द आईसीआर मटेरियल. ओके, सो मटेरियल मत चेंज करना. उसके साथ मैं ना कुछ हैंड रिटन नोटिंग्स कराता हूं. आज आप जैसा पढ़ोगे ना वही तरीका होता है मेरा क्लास का, तो वो हैंड रिटन नोटिंग्स वाला पीडीएफ में आपको दे दूंगा, क्योंकि वो आप यूज कर सकते हो. वो एक एक्स्ट्रा आपको हेल्प करेगा, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको आफ्टर रिवीजन लेक्चर्स इफ यू फील दैट यस दिस हेल्प, तो आपको इस पे फीडबैक देना है. देखो, मैं कभी नहीं बोलूंगा आप कमेंट करो, ये करो, नहीं. आपको अच्छा लगेगा आप कर दोगे, बट फीडबैक जरूर दे देना. सर उससे समझ आता है कि जो मैं सोच रहा हूं कि इंपैक्ट ऐसे ऐसे जाना चाहिए, वो तरीके से आर यू एबल टू रिसीव दैट काइंड ऑफ अ थिंग, आर दीज रिवीजन लेक्चर्स हेल्पिंग यू. तो उसके बेसिस पे फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले चैप्टर्स पे. राइट, सो आपको फीडबैक जरूर देना है. दीज आर बेसिकली फॉर May 23, और अपना जो पहला बैच होगा वो November 23 के लिए होगा. ओके, तो May 23 वालों, अगर आपने, मैं एक चीज बोल दूं, आपने अगर कहीं पे कोई क्लास नहीं कर रखी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप इन रिवीजन लेक्चर्स में से सारे कंसेप्ट आपको हाथ में आ जाएंगे, सारे कंसेप्ट, दैट इज माय गारंटी. और क्वेश्चंस वगैरह आप कहीं से भी कोई भी बुक लेना, मक्खन की तरह निकलेंगे. और अगर नहीं निकले तो मैं हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. राइट, दिस इज अवर ऑफिशियल नंबर. तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन है. टेलीग्राम पक्का ज्वाइन करना, क्योंकि इस पे ये एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छा एक डिफरेंस लेके आएंगे. एंड आपने अगर मेरी लाइन देखी होगी, ये मेरी सिर्फ टैगलाइन नहीं है, रेडी टू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर, बट दिस इज समथिंग अ सिंसियर एफर्ट दैट आई एम टेकिंग. सो आई रियली होप कि आपको जो है ये डिफरेंस फील हो एंड यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर. ओके, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट. आ जाओ सर. ये वाले जैसे है ना, ये छोटे छोटे एरियाज में मैंने कुछ नोटिंग्स कर रखे हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा. पहले हम करते हैं कंसेप्ट से स्टार्ट. अच्छा, अब ये स्पीड थोड़ी सी सर तेज रहेगी, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग दिस लाइक अ कंप्लीट 100 और 150 आवर्स कवरेज. दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, दिस इज प्योरली अ रिवीजन लेक्चर. सो आपको जो है स्पीड मेंटेन करनी है, एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक बार कंसेप्ट पता है. नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक बार क्विकली आप इसको ग्रास्प करने की कोशिश करो. ओके, लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 1, प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. इस एक्ट का नाम क्या होगा? इस कंपनीज एक्ट का. वी आर स्टार्टिंग विद आवर कॉर्पोरेट लॉ. इस एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013. कसम खा लेना, सी और ए कभी भी आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, हमेशा कैपिटल में लिखना है. सर जुरिस्डिक्शन, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. होल मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. राइट. When shall this section come into force? At once. मतलब section 1 will come into force at once. And what about the remaining provisions of this act? On such date as the CG, मतलब central government by notification in the official gazette specify. अब इस बच्चे के दिमाग में डाउट है. मैंने कहा बच्चा क्या हुआ, मतलब ये हो आप. मैंने कहा क्या हुआ, डाउट क्या है आपके दिमाग में? डाउट है सर, क्या डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ एक्ट इज पॉसिबल? हाँ,
पॉसिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि इस दिन ये पर्टिकुलर सेक्शन आएगा इन इम्पैक्ट इन इट्स इफेक्ट, इस दिन ये सेक्शन आएगा। और रियल लाइफ में जब कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, इससे पहले 1956 था, तो जब ये 2013 एक्ट आया तो रियल में सेक्शन अलग अलग दिन ही नोटिफाई करे गए हैं, एक साथ नहीं आए। सो इट इज यस वेरी मच पॉसिबल दैट डिफरेंट डेट्स में बी नोटिफाइड और डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड। And any reference in any provision to the commencement of this act will mean, मतलब it will mean as if the reference to the coming into force of that provision। तो जो सेक्शन का रेफरेंस आया जिस दिन वो एक्चुअल में इन इम्पैक्ट इन ऑपरेशन आया होगा उस दिन का ही माना जाएगा। ओके, सबसेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, मतलब भैया कंपनीज एक्ट लगता किसके ऊपर है? तो सबसे पहले सर कंपनीज पे लगता है। कंपनी मतलब क्या आपको पता है ना, 2+20 हम पढ़ते हैं, अभी नीचे आने वाला है। कंपनी मतलब द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, फॉर एग्जांपल 1956 एक्ट। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of the Insurance Act or Insurance Regulatory and Development Authority Act। सर समझ में नहीं आया, 2 मिनट रुको, भी समझ आ जाएगा। तो कंपनीज हो गया हमारी कंपनीज एक्ट वाली कंपनीज, सेकेंड इंश्योरेंस कंपनीज, थर्ड बैंकिंग कंपनीज, इसके आगे आगे भी एक्सेप्ट वाली बात लिख दी। नेक्स्ट, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट वाली बात दोबारा आगे लिख दी। एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसके आगे भी एक्सेप्ट वाली बात लिख दी। या एफ, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स as the CG may by notification specify subject to certain exception modification adaptation as may be specified in the notification। तो ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ऐसा अभी कोई स्पेसिफाइड नहीं है। सर अब ये बताओ ये क्या है? बी सी डी और ई में इन्होंने बोला इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल वालों के आगे लिखा एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट पता है क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके ऊपर जो है इंश्योरेंस एक्ट भी लगेगा। तो अगर किसी पॉइंट पे इंश्योरेंस एक्ट और कंपनीज एक्ट भिड़ गए, अरे भिड़ गए मतलब क्या सर? अरे इनकंसिस्टेंट हो गए, तो हम किसकी बात माने? हम कंपनीज एक्ट की बात माने या इंश्योरेंस एक्ट की बात माने? सर हम इंश्योरेंस एक्ट की बात मानेंगे। सो दैट विल प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी we will listen to banking regulation act if there is some inconsistency। similarly electricity वाले में we will listen to electricity act and similarly special act वाले में हम special act की बात सुनेंगे। तो सर कंसिस्टेंसी है तो कोई इशू नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है। आप देखो एक को दोबारा पढ़ो, जैसे स्पेशल एक्ट वाले को हम दोबारा पढ़ते हैं। एक्सेप्ट इन सो फार, हमारा एक्ट लगेगा एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन, सेड मतलब बैंकिंग, सेड मतलब सॉरी इस केस में स्पेशल एक्ट, आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्पेशल एक्ट। तो मतलब अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी है तो हम उस स्पेशल एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात मानेंगे। ओके, उसी को मैंने यहां पे एक्सप्लेन करा गया है एक्सेप्ट इन सो फार का मतलब। तो वी विल लिसन टू दैट एक्ट एंड नॉट द कंपनीज एक्ट। ये आपको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट कर रहे हैं सर डेफिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्यार से बोला जाता है इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन। सर इंटरनल क्योंकि कंपनीज एक्ट है, एड्स मतलब इट इज हेल्पिंग यू, और हम कर क्या रहे हैं? कंस्ट्रक्शन मतलब इंटरप्रिटेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब अनलेस एंड अनटिल हमें कोई मीनिंग कुछ और चाहिए, कंटेक्स्ट कुछ और चाहिए, तो अगर ऐसा कोई और कंटेक्स्ट नहीं चाहिए तो हम जो बोल रहे हैं वही कंटेक्स्ट फाइनल है। ठीक है सर, क्लास में क्या एक एक वर्ड का एनालिसिस कराओगे? करना पड़ेगा भाई। अब एमसीक्यूज कह लो या कुछ भी कह लो, ऐसी चीजें इतनी ज्यादा आ सकती है कि यू हैव टू बी रेडी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट लॉ। ओके, और बहुत इजी है, आप एक बार मेरे साथ करोगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 1, सर सब सेक्शन नहीं है, क्लॉज है। ठीक है, सो सेक्शन 2 क्लॉज 1 एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस मतलब अ मेमोरेंडम कंटेनिंग salient features of a prospectus as may be specified by SEBI by making regulations in this behalf। तो इसके अंदर कुछ ही salient features आएंगे। कौन से? जो आपको SEBI बताएगा। सर salient मतलब अरे भाई इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स आप डाल देना एक मेमोरेंडम मतलब एक काइंड ऑफ एक शीट पे, दैट विल बी नोन एज एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम मतलब एडिशन और एडेंडम फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर टू इन 133। सर 133 अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, वो चैप्टर 9 और 10 में भी आ जाएगा। ऑल्टर और ऑल्टरेशन सेक्शन 2 क्लॉज 3। सर ऑल्टर और ऑल्टरेशन, अरे हाइलाइटर का चला गया, आ जाओ। ऑल्टर और ऑल्टरेशन इंक्लूड्स मेकिंग ऑफ एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन। कोई चीज ऐड करना,
कोई चीज डिलीट करना या कोई चीज रिप्लेस करना, तीनों का मतलब ऑल्ट्रेशन है। आपको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रियल लाइफ में ना छोटी छोटी बातों पे केस हो जाते हैं कि यहाँ पे आपने एडिशन किया, ये ऑल्टर थोड़ी हुआ, तो सारा कुछ क्लैरिफाई किया कि ऑल्टर में तीनों चीजें आएंगी। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 5 आर्टिकल्स। आर्टिकल मीन्स, सर आपको, आई डोंट नो वेदर यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट, कि हर जगह आप डेफिनेशन में देखोगे कि कहीं ना कहीं मीन्स है और कहीं ना कहीं इंक्लूड्स है। तो उसका मैंने एक नोट दिया हुआ है आपको, दैट देयर आर टू मीनिंग्स। डेफिनेशन कैन ईदर बी मीन्स और इंक्लूड्स। मीन्स मतलब जो बोल दिया वही, इन इंग्लिश वॉट एवर वी आर सेइंग ओनली दैट इज द डेफिनेशन। तो इसको अदर वर्ड्स में बोला जा सकता है एग्जॉस्टिव। ओके, हाँ सर। एंड इंक्लूड्स मतलब दिस इज अ क्लैरिफिकेशन दैट हम जो बोल रहे हैं वो भी इंक्लूड कर लो। मतलब नॉर्मल में जो इंक्लूड किया जाता है, नॉर्मल कॉमन सेंस में जो इंक्लूड किया जाता है वो तो है ही, बट वी आर क्लैरिफाइंग समथिंग कि हम जो बोल रहे हैं उसको इंक्लूड करो। सो दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। आई होप ये डेफिनेशंस का बेसिस आपको क्लियर है। ठीक है, क्लास में मैं अलग से एक लेक्चर लेता हूं कि आपको एक अलग से फाउंडेशन का कंसेप्ट जो आपको हेल्प करेंगे, बट यहां पे आपको प्रिलिमिनरी में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको नोटिंग में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट। ऑल्टर मीन्स, आर्टिकल्स मीन, आर्टिकल मीन्स मतलब हम जो बोल रहे वही, द एओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, मतलब जो आपने ओरिजिनली बनाया या आपने ऑल्टरेशन करी। याद है आपको, हम सेक्शन 14 पढ़ते हैं। हाँ सर, अभी पढ़ाऊंगा आपको अगले चैप्टरों में कि सेक्शन 14 में एसआर पास करके आपको ऑल्टर करना पड़ता है। तो वो जो ऑल्टर करके आया वो भी हमारे आर्टिकल्स है। और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ और ऑफ दिस एक्ट। तो कोई अगर आर्टिकल्स आपने अप्लाई करे एज पर कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट, सो दैट इज ऑल्सो आर्टिकल्स, कोई इशू नहीं है। अब सर बात करते हैं एसोसिएट कंपनी की। सर एसोसिएट कंपनी में ना हमें हमेशा कंफ्यूजन होती है, इसीलिए आपके सामने एक हैंड रिटन चार्ट मैंने बना के रखा है। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6, एसोसिएट कंपनी। सिंपल एग्जांपल लो, एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। कंपनी बी ने कंपनी ए के ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कर रखा है। इसका मतलब कंपनी ए एसोसिएट है कंपनी बी की। कंपनी ए एसोसिएट है कंपनी बी की। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस मतलब दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट, कंट्रोल, और कंट्रोल अलग से डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 27 में, लिंकिंग करना मत भूलना। कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंडर आपके पास ये पार्टिसिपेशन या कंट्रोल है, किसके अंदर? सर बिजनेस डिसीजन। तो अगर ऐसा सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो कंपनी ए बी की एसोसिएट है। लेकिन सर अगर कंपनी ए बी की सब्सिडियरी है जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, तो वो सब्सिडियरी एसोसिएट नहीं मानी जाएगी। सर क्यों? अरे भाई, सब्सिडियरी अलग चीज है 287 में और 26 एसोसिएट अलग है। तो अगर कोई चीज सब्सिडियरी हो गई तो एसोसिएट क्यों मानोगे? तो जस्ट क्लैरिफाई किया कि सब्सिडियरी एसोसिएट नहीं है। क्लियर? आगे, कंपनी ए कैन बी अ जेवी, मतलब एसोसिएट इंक्लूड्स जेवी। और जेवी का मतलब क्या होता है? सर जहां पे पार्टीज के पास जॉइंट कंट्रोल, जिनके पास जॉइंट कंट्रोल है अरेंजमेंट का, दे हैव राइट टू नेट असेट्स। तो पेपर में पता आपको कंफ्यूज कैसे किया जाएगा, वो बोलेंगे जेवी है और सपोज कोई प्रोविजन एसोसिएट पे लग रहा है, बच्चे लिख के आएंगे अरे जेवी पे तो ये प्रोविजन लग नहीं रहा, अरे लेकिन एसोसिएट पे तो लग रहा है ना। तो तू जेवी को पहले एसोसिएट से तो इक्वेट कर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6, और फिर तू एसोसिएट बना के उस जेवी के ऊपर भी वो प्रोविजन लगा दे। तो एसोसिएट इंक्लूड्स जेवी बट एसोसिएट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडियरी। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे मैंने ये भी दे दिया है, नॉट अ सब्सिडियरी एज पर 287। आगे बढ़ो, इसका सर एक बार रीड कर ले फटाफट। हाँ सर, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी, ये मेरी ए लिमिटेड थी इसमें, इन विच दैट अदर कंपनी, मतलब जिसने मेरे अंडर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखा, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। एक्सप्लेनेशन, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और कंट्रोल अलग से डिफाइंड है अंडर 227, और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस। और इसका सोर्स क्या है इस कंट्रोल और पार्टिसिपेशन का? एक बिजनेस एग्रीमेंट। क्लियर है? जेवी का मतलब एक जनरल मीनिंग है कि जॉइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज हु हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट दे आल्सो हैव द राइट्स टू नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। ये जनरल मीनिंग है। अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट, ये हो आप, सर व्हाट इफ शेयर्स आर हेल्ड इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी? सर फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट,
काइंड ऑफ ट्रस्ट वे में, वो उसकी होल्डिंग जो है वो एक्चुअल में होल्डिंग नहीं है। तो एसोसिएट में अगर किसी ने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में मेरे पास शेयर होल्ड किए हुए हैं, देन दोज आर नॉट इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट कंपनी। ये मैंने चार्ट में भी डाला है या नहीं, देखो डाला होगा मैंने, ये देखो, डोंट इंक्लूड द शेयर्स हेल्ड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो ट्रस्ट फॉर्म में होल्ड करे गए, एक्चुअल में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस करने के लिए होल्ड नहीं करे गए। क्लियर? सो दीज शैल नॉट बी काउंटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग ऊपर कर लिया। नाउ क्लॉज नंबर 7, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मींस द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और एनी एडिशन, मतलब एडेंडम फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर टू इन 143(10). इसको चैप्टर 9-10 में मैं दोबारा करा दूंगा। ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, काट क्यों रहे हो सर? अरे वो लिखने का तरीका है। ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड और नॉमिनल मतलब कितनी कैपिटल इशू करी जा सकती है। अच्छा, मतलब आपके मेमोरेंडम वाला अमाउंट। यस, इट मींस सच कैपिटल एज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके ऊपर ना आप इशू कर सकते, ना लोग सब्सक्राइब कर सकते, ना उसके ऊपर अमाउंट पे कर सकते। आपको अगर कोई भी कैपिटल इंप्रूव करानी है, मतलब इंक्रीज करानी है, तो आपको मेमोरेंडम अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 10। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी। सर, ये जो बोर्ड वर्ड है ये हमेशा ऑब्वियसली एक कंपनी के रिलेशन में आएगा। इंडिविजुअल में कभी बोर्ड नहीं सुनोगे, पार्टनरशिप फर्म में आप कभी बोर्ड नहीं सुनोगे, एलएलपी में आप कभी बोर्ड नहीं सुनोगे। सो इन रिलेशन टू अ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सब डायरेक्टर्स मिला के कलेक्टिव बॉडी इज नोन एज बोर्ड। और सर डायरेक्टर का मतलब क्या है? हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड, हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 34, इसीलिए साथ में लिंक कर दिया एरो के साथ, ठीक है। तो अगर मैं कल को एक डायरेक्टर की तरह काम कर रहा हूं लेकिन मैं अपॉइंटेड नहीं हूं, तो क्योंकि मैं अपॉइंटेड नहीं हूं, आई वोंट बी अ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 34। आई होप यू आर एबल टू कैच द पॉइंट। आगे आ जाओ सर। बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 क्लॉज 11, या फिर कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं प्यार से। सो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बाहर जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, वो इंडिया के लिए कंपनी नहीं है। सर नीचे पढ़ाऊंगा सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, वहां पे लिखा गया है कि कंपनी मींस द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। तो जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो इंडिया के लिए कंपनी नहीं है, लेकिन वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ओके। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि उसके ऊपर अलग एक्ट लग रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रहने दो उसके ऊपर, वो उसको यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट में मत लेके आओ, तो एक्सक्लूड कर दो। और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अगर सीजी ने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर चीज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो नहीं है, बट सीजी इसके अंदर किसी कंपनी को नहीं बोल सकता कि तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अरे भैया, कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही ना, कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही सर, लेकिन लिखा तो नहीं है। अब आप गलती कर रहे हो, देखो मैं टेस्ट कर रहा हूं आपको, यहां पे क्या लिखा है? इंक्लूड्स, मतलब क्लैरिफाई कर रहे हैं। नॉर्मल सेंस में तो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है ही, वो बोलने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो किसी कंपनी को यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो। नेक्स्ट, बुक एंड पेपर या बुक और पेपर एक ही बात है। दीज पर्टिकुलर थिंग्स मीन बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट्स, रजिस्टर, कुछ भी ले लो सर, कंपनी के डॉक्यूमेंट है। एंड दीज कैन बी इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वे में, टैली वगैरह पे आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। अब इसमें से सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में। सो बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स records maintained in respect of first all the sums of money received and expended by the company, क्या क्या पैसा आया गया, and matters in relation to receipt and expenditure, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, पैसा रिसीव हुआ, एक्सपेंड हुआ, इनकम कमाई या एक्सपेंडिचर हुआ, ये चारों ले लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अरे कंपनी धंधा कर रही है, सो देयर मस्ट बी सम सेल्स, देयर विल बी सम परचेजेस, goods or services whatever it may be, and assets and liabilities of the company। तो assets liabilities के रिस्पेक्ट में भी आपके पास इनवॉइस हो, कोई और खर्चे का बिल हो, एवरीथिंग इज बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में जो आपके रिकॉर्ड्स है, दैट इज योर बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। बट सर
कई कंपनीज ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई करी जा सकती है फॉर द पर्पस ऑफ 148। 148 में क्या था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो अगर वो उस पर्टिकुलर के लिए प्रिस्क्राइब करी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसी कंपनी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट क्या माने जाएंगे, ये तो माने जाएंगे, प्लस द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर 148। तो सर इसका मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड सबको नहीं मेंटेन करने होते, नहीं करने होते, सिर्फ 148 वाली प्रिस्क्राइब कंपनीज को ही मेंटेन करने पड़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर कंपनीज को प्रिस्क्राइब करा गया है तो 4 चीजें आएंगी उसके अंदर, नहीं प्रिस्क्राइब करा गया तो ये 3 चीजें आएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। सेक्शन 2 क्लॉज 14 ब्रांच ऑफिस। सर ब्रांच ऑफिस मतलब इन रिलेशन टू अ कंपनी एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज सच। सर एज सच मतलब एज ब्रांच। आप अगर एक एक वर्ड देखोगे ना और इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लोगे तो रिटेंशन इजी रहती है। लॉ में रट्टा नहीं है, लॉ में अंडरस्टैंडिंग है। तो एज सच मतलब आप रटो मत, एज सच लर्न करवा दिया। अरे देखो ना, एज सच का मतलब एज ब्रांच। तो जिस एस्टेब्लिशमेंट को कंपनी ने बोल दिया ये मेरी ब्रांच है, वो आपकी ब्रांच है एज पर सेक्शन 2 क्लास 14, राइट, बाय द कंपनी। अच्छा, ऐसे ना छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन पॉइंट्स मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट करता हूं, तो आपको वहां से भी पॉइंट्स मिलते रहेंगे कि कैसे इंटरप्रेट करना होता है लॉ। कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल, कौन सा कैपिटल, इशूड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। अरे जो आपने कैपिटल इशू किया, अब उसमें से आप कितना बुला रहे हो, अभी 10 रुपए में से लेट्स से यू आर आस्किंग फॉर 5 रुपीज, देन 5 रुपीज इज माय कॉल्ड अप कैपिटल। चार्ज, सेक्शन 2 क्लॉज 16, ये चैप्टर 6 में भी रेलिवेंट आता है। चार्ज मींस एनी इंटरेस्ट और लियन। लियन मतलब काइंड ऑफ एक चार्ज कह लो या उसके ऊपर एक हक कह लो। सो इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी, असेट्स और अंडरटेकिंग और बोथ। मतलब प्रॉपर्टी और असेट्स एक ही बात कह दी, और अंडरटेकिंग मतलब सर एक कंपनी के पूरी अंडरटेकिंग, एक पूरे बिजनेस यूनिट के ऊपर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, या कंपनी के बिल्डिंग के ऊपर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, या कंपनी की मशीनरी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, राइट। और चार्ज क्रिएट हुआ है एज सिक्योरिटी एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। सर सिक्योरिटी और मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिकली दोनों सेम है, बस मॉर्गेज में ना लीगल वर्क ज्यादा चाहिए होता है, थोड़े पेपर वर्क ज्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट सीए। सर खुशी हो रही है सुन के, मैं जरा पानी पी लेता हूं भाई। खुशी हो रही है सुन के। आप सी इंटर के बाद बस आर्टिकलशिप करोगे, नए कोर्स के हिसाब से तो आई थिंक 2 इयर्स की आर्टिकलशिप है, उसके बाद आप फाइनल दे दोगे, फिर आप ये तो बनने वाले हो, ठीक है। सो सीए मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। उसमें क्या लिखा हुआ है, जिसका नाम रजिस्टर में है, एंड हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट। विच एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। सर एक डाउट आ रहा है, मैंने कहा पूछो। सर अगर मैं सीए बन गया, है ना, आप बन गया क्या, अरे क्या होता है सर, मैं बन गया, मैं हूं सीए, अगले 3 सालों में सीए हो रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आप लग गए किसी जॉब में बहुत अच्छी, तो क्या मैं एज पर कंपनीज एक्ट सीए नहीं हूं, नहीं हो आप एज पर कंपनीज एक्ट, आप एज पर नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट सीए हो, आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से सीए नहीं हो। क्यों, अरे कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगह कोई वेरिफिकेशन होता है, कोई साइनिंग होती है, तो वो एम्प्लॉय वाले सीए थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो प्रैक्टिस वाले सीए ही करेंगे ना। आप जहां पे आर्टिकलशिप करोगे वो सारे लोग क्या है, दोज ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर होल्डिंग सीओपी, तो ये सीओपी वाले लोग यहाँ पे कवर किए जाते हैं कंपनीज एक्ट में। साइनिंग वगैरह जो है वो सीओपी वाला बंदा कर सकता है, एम्प्लॉय वाला नहीं, इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय वाले सीए कवर नहीं है, ठीक है। तो वो सीए तो है पर कंपनीज एक्ट के लिए सीए नहीं है। नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सबसे पहले तो वो कंपनी का ऑफिसर ही है। अरे भैया वो कंपनी का ऑफिसर है, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बना, जिसको कंपनी ने डेजिग्नेट कर दिया, डेजिग्नेटेड एज सच एज व्हाट, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जिसको कंपनी बोले सीईओ, कंपनीज एक्ट भी बोला वही सीईओ, उसने कुछ अलग से नहीं बोला। सीएफओ, सिमिलरली लाइक दैट सेक्शन 2 क्लॉज 19, सीईओ था 2 क्लॉज 18। सीएफओ मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज द सीएफओ ऑफ अ कंपनी, जिसको सीएफओ की तरह अपॉइंट कर दिया वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से सीएफओ। कीएमपी, की मैनेजर पर्सन इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस सीईओ और एमडी और मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये तो नॉर्मल आपको लर्न करना है, इसमें समझो क्या हो रहा है। सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड। मतलब वो बोर्ड के
वो बोर्ड के एक लेवल नीचे काम कर रहा है, एक से ज्यादा लेवल नहीं, वो बोर्ड के एक लेवल नीचे काम कर रहा है और बोर्ड ने उसको केएमपी बोला है एंड वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। तो इसके अंदर 3 कंडीशन निकल के आ रही है सर, ठीक है। सो दैट इज द केएमपी एंड एनी अदर ऑफिसर प्रिस्क्राइब, जो कि अभी कुछ भी नहीं है, तो आप ऊपर के 4 चीजें लर्न कर सकते हो। कंपनी, सर कंपनी मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब बर्थ लिया उसने अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, फॉर एग्जांपल 1956 एक्ट, राइट। सो जो इनकॉर्पोरेट हुई अंडर कंपनी लॉ। अब एक बंदा, ये हो आप, बंदा क्या सर, बच्चे हम, तो हमारे दिमाग में क्वेरी है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड लिमिटेड इन कंपनी नेम। आपने कोई सुनी है कि कंपनी का नाम सिर्फ ए हो, या कोई भी आप कोई भी ले लो, रिलायंस नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस, आगे लिमिटेड। तो ये लिमिटेड वर्ड का क्या मतलब होता है? तो लिमिट क्या होता है? रोकना। लिमिट मतलब भाई आई एम लिमिटिंग योर व्हाटएवर। अब इस केस में क्या हो रहा है? लिमिट लायबिलिटी लिमिट हो रही है। लायबिलिटी लिमिट कैसे हो सकती है? गारंटी से हो सकती है या शेयर से हो सकती है। गारंटी का मतलब क्या है कि हर एक मेंबर एक गारंटी देगा, कसम खाएगा, आप खाओ मेरे साथ कसम, कि सर अगर कंपनी के वाइंडिंग अप आ जाती है तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, सो आई विल पे 1 लाख रुपीज। दैट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, राइट। Apart from that, there can be a company limited by shares. That is the most common example. तो भैया कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर जो अनपेड अमाउंट होता है ना, उतनी लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है। सर समझ में नहीं आया? ओके, लेट्स से आई एम होल्डिंग 1 शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹6 इज पेड अप। तो 4 रुपए का जो डिफरेंस है ना, दैट इज अनपेड, उतनी ही लाइबिलिटी हो सकती है। क्लियर? तो लिमिट कर दी हमने लाइबिलिटी कितनी? गारंटी के केस में जितना अमाउंट उसने अंडरटेक किया है, और शेयर्स के केस में जितना अनपेड पोर्शन है शेयर्स का, उतना। क्लियर? और ये सर कहां लिखा जाता है? लिमिट किससे है? ये मेमोरेंडम में लिखा जाता है। मेमोरेंडम में मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ आगे। सर कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब क्या? एक बात बताओ, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब मेंबर, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब मेंबर। सर लेकिन लिखा तो नहीं है। अरे तुम समझो ना, जब कंपनी एग्जिस्टेंस में है तो वो मेंबर है, कंपनी के एग्जिस्टेंस के बाद जब वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाती है ना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में एक मेंबर है, जो पैसा देने वाला है, कंट्रीब्यूट करने वाला है। क्यों? जब कंपनी वाइंड अप होने वाली है। क्लियर? आगे, कंट्रीब्यूटरी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। अब ना एक बच्चे का डाउट है कि सर अगर वन पर्सन इज होल्डिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स, फुल्ली पेड अप मतलब उसका जो भी लायबिलिटी था वो तो उसने पूरा कर दिया। सर अभी तो आपने बताया ना कि यहां पे अनपेड अमाउंट की वैल्यू की लायबिलिटी रहती है, अब उसके पास है फुल्ली पेड अप शेयर, तो उसकी कोई लायबिलिटी तो बची नहीं, तो फिर वो कंट्रीब्यूट तो करेगा ही नहीं। अरे भैया उसने अनपेड अमाउंट कुछ है ही नहीं, तो कंट्रीब्यूट क्या करेगा? ठीक है, तो क्या उसको कंट्रीब्यूटरी मानोगे? हाँ, आप उसको कंट्रीब्यूटरी मानोगे, उसको राइट्स भी सारे दोगे कंट्रीब्यूटरी के, बट सर अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बची, क्योंकि पूरा पूरा अमाउंट ऑफ शेयर्स वो पे कर चुका है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन में देखो, सच पर्सन शैल बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूटरी बट शैल हैव नो लायबिलिटीज। व्हाई? बिकॉज इट्स फुल्ली पेड अप। एंड नेक्स्ट, while he will retain the rights of such contributory। कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी कोई राइट्स आते तो उसके पास रहेंगे। कंट्रोल, सर कंट्रोल मतलब क्या? कंट्रोल जहां जहां भी वर्ड डिफाइन किया है वो 227 के हिसाब से कंट्रोल माना जाएगा। क्या? कंट्रोल शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब मोर देन हाफ, और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस एक्सरसाइजेबल बाय। अभी एक्सरसाइज कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? अ पर्सन और पर्सन मतलब मोर देन वन, इधर एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्न, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बहुत वाइड कवरेज दी है कि अकेला एक्ट कर रहा है, किसी के साथ एक्ट कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, इनडायरेक्टली मतलब मे बी थ्रू रिलेटिव कर रहा है, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट राइट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, वोटिंग एग्रीमेंट या एनी अदर मैनर। सो सोर्स ऑफ, कहते हैं ना सोर्स ऑफ पावर क्या है, वो बहुत वाइड है, वो बहुत वाइड है। आगे आ जाओ, डिबेंचर। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग डेट। तो आप बॉन्ड का नाम रियल लाइफ में अलग कह लो, पर है कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो डिबेंचर ही। डिबेंचर वर्ड किससे बना? डेट से, ठीक है। एंड वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, मतलब उस डिबेंचर के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। चार्ज इज समथिंग एन एडिशनल थिंग, वो सिक्योरिटी है, वो अलग चीज है। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब फाइनल डिविडेंड तो आएगा ही आएगा, बट इट इंक्लूड्स इंटरिम ऑल्सो। ईसॉप,
ईसॉप मतलब आपने एक ऑप्शन दिया। सर ऑप्शन किसको दिया? डायरेक्टर्स को दिया, ऑफिसर्स को दिया, या फिर एम्प्लॉयज को दिया? सर ये डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉयज किसके हैं? हमारी मेन कंपनी के, मतलब कंपनी इन क्वेश्चन, या फिर कंपनी की होल्डिंग कंपनी, या फिर कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी और कंपनीज। सर एक ही होल्डिंग होती है, इसीलिए यहाँ पे होल्डिंग कंपनीज नहीं लिखा। अरे हाँ भाई, होल्डिंग एक ही होती है, सब्सिडियरी एक से ज्यादा हो सकती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखोगे तो आपको इतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे कंपनीज लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि होल्डिंग एक ही होती है। क्लियर? और जरूरी नहीं है कि होल्डिंग और सब्सिडियरी हो लाइफ में, इसीलिए आगे लिखा इफ एनी। ठीक है, अब सर बात तो समझ आ गई कि ऑप्शन किसको दिया। ये ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन है एक बेनिफिट और राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट इज इन क्वेश्चन, जो मेन कंपनी है। और ये परचेज और ये ऑप्शन किस चीज के लिए? जो शेयर्स निकलने वाले हैं फ्यूचर डेट पे। दिस इज फॉर फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। तो आपको एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे हम फ्यूचर में दे देंगे, दैट इज एन ईसॉप। सर एक्सपर्ट मतलब इंजीनियर, वैल्यूअर, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या एनी अदर पर्सन हु हैज द पावर और अथॉरिटी टू इशू अ सर्टिफिकेट इन परसंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये सारे लोग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है एक्सपर्ट। आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे, वहां पे एक्सपर्ट वर्ड आएगा, तो वहां पे मैं एक्सपर्ट दोबारा नहीं समझाऊंगा, यहां पे हमने समझ लिया सेक्शन 2 क्लॉज 38 में। ठीक है, आगे आओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, पीएनएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब पीएनएल साल के लिए बनता है, बैलेंस शीट एक दिन के लिए बनती है, इसीलिए यहाँ पे एट लिखा और यहाँ पे फॉर लिखा। छोटी छोटी बात, ठीक है। नेक्स्ट, सीएफएस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, स्टॉक की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। और आप मेरे से ज्यादा इसके अंदर वो होंगे, आपने अकाउंटिंग वगैरह में ये चीज पढ़ी होगी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सबको नहीं देना पड़ता, ये इन डेज में आता है, नॉर्मल एज में नहीं आता। या एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, जो हमने इससे पहले पढ़े। इसके सिवा एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई कंपनी है जो कि कैरी ऑन कर रही है एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब सेक्शन 8 कंपनीज, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड अच्छा नहीं लगता। क्यों सर? एक तरफ बोल रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट, एक तरफ बोल रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसकी जगह उसका नाम चेंज कर देते इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसका नाम इनकम एक्सपेंडिचर। कुछ कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है। सर स्टार्टअप क्या होता है, ये सारा मैं आपको भी नीचे बताने वाला हूं। एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, जहां पे भी ये ब्लैक बॉक्स दिखेगा आपको, मतलब कोई एग्जेम्पशन है, कोई मॉडिफिकेशन है या कोई सब्सटीट्यूशन है, तो ऐसे केसेस में उन कंपनीज को 92 और 137 का कंप्लायंस करना है। सर 92 इज फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, 137 इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइलिंग में आरओसी। तो ये दोनों मैंने हर जगह नहीं दिया, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि क्लास में तो मैं उसको अलग से बता के चलूंगा, बट अभी मैं आपको यहीं पे पॉइंट मार्क करा। ठीक है, आपको ब्लैक बॉक्स जहां जहां दिखेंगे। फाइनेंशियल ईयर, सर ये एक ही बार में समझ लो, इतने डाउट्स आते हैं इसके ऊपर, एक ही बार में समझ लो। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो मेरा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी या उसके आगे, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर। सर एग्जांपल दो, ठीक है। आज क्या है? 1 फरवरी, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 फरवरी 2023, इसका फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल तरीके से आएगा 31 मार्च 23। बट बिकॉज ये 1 जनवरी उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कर दो 31 मार्च 24 फॉलोइंग ईयर। उल्टा लेते हैं, अगर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लेट्स से 28 सितंबर 23, तो उसका आएगा 31 मार्च 23, राइट? क्योंकि सुनने में ठीक नहीं लग रहा ना 23 और 23 एक साथ। अगर आज की 1 फरवरी 23 हुई है इनकॉर्पोरेशन डेट, तो 31 मार्च 23 सुनने में ठीक नहीं लग रहा है। फाइनेंशियल ईयर में वो ईयर चेंज होना चाहिए। ओके, सो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया कि सपोज 3 जनवरी 2020 इज द कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट, उसका अगले साल ही मतलब कमिंग 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। बट इफ लेट्स से इट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 फरवरी 2020 और मे बी 6 जनवरी और 18 मार्च, तो इसका जो कमिंग वाला मार्च है, इन सबका कमिंग मार्च है 2020 वाला, उसको एक्सक्लूड कर देंगे और बोलेंगे फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च लो, मतलब 31 मार्च 21, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर
फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के लिए उसको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर करना है, तो उस केस में वो अपना बोल सकती है कि भैया मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो ये 31 मार्च वाला मत रखवाओ, कुछ और रखवाओ, सम अदर पीरियड रखवाओ। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट मे नॉट बी अ ईयर, मतलब पूरा 12 महीने भी ना हो। ऐसा कब होगा? जनरली फर्स्ट ईयर में होगा, जब पहला साल में भी वो बोलेगी कि सर मेरा अगले साल से रेगुलराइज करा देना 12 महीने, ये वाला जो पीरियड है वो 6 महीने का रखवा लो मेरा एज ए ईयर। बट ये बोलने के लिए, इस चीज की परमिशन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जेम्पशन आती है कि एक स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, इफ दे आर सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, द फाइनेंशियल ईयर मे बी सेम एज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग एंड अप्रूवल ऑफ सीजी इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, पर ध्यान रखना इन स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट के लिए सीजी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एग्जेम्पशन, दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जेम्पशन। अब सर आते आगे। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर है बेसिकली वो चेंज हो रहा है, और ऊपर वाले में हमने बोला था कि सीजी का अप्रूवल ले लेना, वो इनको नहीं लेना। कमिंग टू नेक्स्ट, फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व्स मतलब क्या? सर ये रिजर्व है जो कि फ्री है, तो मतलब फ्री मतलब क्या? अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ठीक है सर, इसका एग्जांपल दो। एग्जांपल जनरल रिजर्व, एग्जांपल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, अरे ये डिविडेंड के लिए तो है, तो उस केस में ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। अच्छा, फॉलोइंग और नॉट फ्री रिजर्व्स क्या क्या? अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इसमें कोई पैसा नहीं आ रहा, ये नकली रिजर्व है, फ्री रिजर्व नहीं है। एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस इन पीएनएल ऑन मेजरमेंट ऑफ असेट और लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के चेंजेस है या अकाउंटिंग चेंजेस है, बुकिश चेंजेस है, तो ये कोई अपना फ्री रिजर्व नहीं है। सर गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45, गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी। तो सबसे पहले तो सर ये कंपनी है जिसके अंदर मिनिमम 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बोथ। बट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ध्यान रखना, यहां पे आपको गवर्नमेंट कंपनी की होल्डिंग नहीं लेनी है, यहां पे आपको गवर्नमेंट कंपनी की होल्डिंग नहीं लेनी है। ये होल्डिंग कब काम आएगी गवर्नमेंट कंपनी की? जब वो 50 से ऊपर हो, मतलब वो पूरी सब्सिडियरी बन जाए। तो मैंने इसके ऊपर एमसीक्यू लिया था, वहां पे गलतियां हुई थी, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो आपको होल्डिंग लेनी है सिर्फ गवर्नमेंट्स की, ठीक है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं ये 51% पेड अप शेयर कैपिटल, तो ये पेड अप शेयर कैपिटल माना जाएगा टोटल वोटिंग पावर व्हेन इफ द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। मतलब अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स नहीं है तो टोटल वोटिंग पावर विल डिपेंड एज पर शेयर कैपिटल ओनली। लेकिन अगर शेयर कैपिटल में आपकी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है तो आपको देखना है टोटल वोटिंग पावर कि 51% किसके पास है। अच्छा सर, होल्डिंग और सब्सिडियरी का मतलब समझाओ। देखो, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी। मतलब सर एक कंपनी की दो या दो से ज्यादा सब्सिडियरी हो सकती है लेकिन होल्डिंग एक ही रहेगी, ठीक है। तो एक कंपनी की वो वाली सब्सिडियरीज है, बस ये इतना डिफाइन किया। तो सर सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या है? यस, दैट वी विल सी इन सेक्शन 2 क्लॉज 87। उसके सिवाय इन दोनों ही क्लॉजेस के लिए 246 होल्डिंग कंपनी एंड 287 सब्सिडियरी कंपनी, इन दोनों ही क्लॉजेस के लिए एक चीज का ध्यान रखना, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट भी होल्डिंग या सब्सिडियरी हो सकती है। तो अब सब्सिडियरी कंपनी समझते हैं। सब्सिडियरी कंपनी और अ सब्सिडियरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस, मतलब होल्डिंग के रिलेशन में मैं सब्सिडियरी कब माना जाऊंगा? व्हेन अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब वो होल्डिंग कंपनी मेरे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करती है। और दोनों की जरूरत नहीं है, और मतलब या तो ये या तो वो, और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। शेयर कैपिटल नहीं बोला, टोटल वोटिंग पावर बोला है। और ये कैसे एक्सरसाइज किया जा रहा है? इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। तो हो सकता है ए अपने खुद से या अपनी सब्सिडियरी के साथ, मेरे अंदर, मैं हूं सब्सिडियरी, मेरे अंदर मोर देन 50% का वोटिंग पावर एक्सरसाइज करे। क्लियर? तो होल्डिंग और सब्सिडियरी में सब्सिडियरी को डिफाइन किया है और फिर बोल दिया कि दूसरी कंपनी होल्डिंग है, क्योंकि 246 में आप देखोगे तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके सिवाय
प्रोवाइडेड दैट प्रिस्क्राइब्ड होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड नंबर। ये 2 का नंबर होता है जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर एक रूल्स होते हैं, ठीक है, लेयर्स ऑफ कंपनी के ऊपर रूल होते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। बस ध्यान रखना कि ये 2 का एक नंबर होता है। अच्छा, फिर एक एक्सप्लेनेशन बताई गई है, इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब कंट्रोल थ्रू अनदर सब्सिडरी। इसका एक हैंड रिटन नोट आपको मिल जाएगा। आ जाओ, सिंपल। ये है ए लिमिटेड, ठीक है, ये है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडियरी। और सपोज बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, तो इस केस में सी लिमिटेड इज ऑल्सो डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, बिकॉज ए लिमिटेड इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर सी लिमिटेड थ्रू बी लिमिटेड, सो इनडायरेक्ट कंट्रोल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लियर? आगे आ जाओ। डीम्ड कंट्रोल ऑफ बोर्ड बाय अनदर कंपनी, if that other company by exercise of some power at its discretion can appoint or remove all or even majority of directors, तो माना जाएगा कि वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो आप सारे या मेजॉरिटी को निकाल सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो, इसका मतलब आप कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो। इसके सिवा उन्होंने बोला, जैसा एसोसिएट में बोला था, कि फिड्यूशियरी कैपेसिटी ट्रस्ट लेवल पे अगर कोई शेयर होल्डिंग है, सो इट शैल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमिनिंग दिस रिलेशनशिप ऑफ 2 clause 87, राइट। इशूड कैपिटल, ये बहुत नाम आ रहे हैं, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब, इसका मतलब एक बार समझा दो। ऑथराइज्ड इज माय टोटल, जो मेमोरेंडम में आता है, उसमें से कोई पार्ट आप सब्सक्राइब के लिए बोलते हो कि भैया लोग सब्सक्राइब तो करें, फिर उस सब्सक्राइब में से आप कुछ कुछ जोनों को इशू करते हो, उस इशू करने के बाद आप कोई अमाउंट ऑफ मनी कॉल करते हो, और कॉल करने के बाद कोई अमाउंट ऑफ मनी उसमें से पे होता है, राइट। सो इशूड कैपिटल मींस कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? आगे, लिस्टेड कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी, सर सबसे पहले तो वो कंपनी एज पर 2 clause 20 विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पॉइंट टू बी नोटेड मेरे भाई, पॉइंट समझो, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स नहीं होता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी हो सकती है? आंसर इज यस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने अगर अपनी डेट सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी ने अपनी डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कर दिया तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, क्योंकि उसने अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करा ली एनएसई बीएसई पे। आप एक बार गूगल पे सर्च करो प्राइवेट कंपनीज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और आप देखना कितनी सारी कंपनीज लिस्टेड है। क्लियर? बट अब एक प्राइवेट कंपनी सोच रही है, सर ये तो गलत नहीं हो जाएगा, मैंने तो अपनी डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट किया है, मैं एक्चुअल में कोई लिस्टेड कंपनी तो नहीं हूं, तो मुझे माना जा रहा है। तो ये कंप्लायंस का बर्डन रिड्यूस करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, जो अगर अपनी प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज को लिस्ट करे तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेबी बोलेगा कि भैया ठीक है, तेरे को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। सर तो क्या कोई प्रिस्क्राइब करी गई है? आंसर इज यस। रूल नंबर 2A, कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। देखो कौन कौन सी कंपनीज है। ऐसी पब्लिक कंपनीज हु हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स, उसने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं किया, बट उन्होंने लिस्ट किया है एनसीडी, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर द टर्म्स ऑफ रेलिवेंट सेबी रेगुलेशंस। आप इन रेगुलेशंस का नाम ना लर्न करो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने इशू किया है उन्होंने लिस्ट किया है नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर रेलिवेंट रेगुलेशंस, और बोथ ऑफ द अबव। मतलब तूने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं किया, तूने नॉन कन्वर्टेबल डेट। सर नॉन कन्वर्टेबल क्यों? अरे कन्वर्ट हो गया तो इक्विटी बन जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं हो रखी है, नॉन कन्वर्टेबल डेट क्यों रखी है, या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्यों रखी है। क्लियर? और मैं आपको बता दूं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड भी नहीं होते, ठीक है। और whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction specified in section 23 subsection 3, जिसके अंदर हम फॉरेन जुरिस्डिक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स तो लिस्टेड है, बट वो बाहर वाले में लिस्टेड है, सर इंडिया में नहीं है, तो उस केस में उसको यहां से हम बाहर कर देंगे। इसके सिवाय अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे निकाल रखा है और लिस्ट करवा रखा है, उस केस में उसको भी हम बोल देंगे कि माना तू वैसे लिस्टेड कंपनी में आ रहा था, बट यू आर नाउ एक्सक्लूडेड, तो लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, मैनेजर, सेक्शन 2 clause 53। मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल
who subject to the superintendent's control and direction of the board has the management of whole or substantially whole of the affairs of a company। तो या तो पूरा या मे भी पूरा नहीं 90% सब्सटेंशियली होल का उसके पास कंट्रोल है। सर क्या मैनेजर डायरेक्टर होगा? नो, नॉट नेसेसरी। मैंने बोला इंडिविजुअल, मैंने ये नहीं बोला डायरेक्टर। इसके ऊपर भी मैंने एमसीक्यू लिया था आपसे टेलीग्राम पे। एंड includes a director or any other person occupying the position of manager by whatever name called, whether under a contract of service or not। उन्होंने बोला कोई और डायरेक्टर है, कोई और पर्सन है, और आप उसको किसी भी नाम से बुला लो, बट अगर उसके पास ये पावर है देन ही विल बी अ मैनेजर फॉर कंपनीज एक्ट। सर मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे पहले एक डायरेक्टर है, यहां पे आप इंडिविजुअल वर्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर है who by virtue of मतलब source, virtue मतलब who by the source of articles or any agreement with the company or resolution in its general meeting or board of directors, मतलब किसी भी तरीके से तेरे पास आई हो पावर। सर क्या पावर? substantial powers of management of the affairs of the company and includes the director occupying the position of MD by whatever name called। तो उसका नाम कुछ भी हो, अगर वो ऑक्यूपाई कर रहा है पोजीशन इस चीज की एमडी की, तो वो हमारे लिए एमडी बन जाएगा। तो स्कोप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर ये सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? लॉ ने बोला भैया सब्सटेंशियल पावर्स क्या होता है ये तो हमें नहीं पता। सब्सटेंशियल क्या नहीं होता है हम बता देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर व्हेन सो ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, एग्जांपल अफिक्सिंग द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी का स्टैंप लगाना, ड्रॉर एंडोर्स चेक और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक वगैरह पे साइन करना, साइनिंग ऑफ एनी शेयर सर्टिफिकेट और डायरेक्टिंग रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये सारे रूटीन काम है, ये कोई बहुत बड़े दिग्गज वाले काम नहीं है। नेक्स्ट मेंबर। Member in relation to a company means the subscriber to the memorandum of the company who shall be deemed to have agreed to become member of the company and on registration shall be entered as member in its register of member। इसका मतलब कि जो एक सब्सक्राइबर था उसने एग्री किया कि मैं मेंबर बन जाऊंगा एंड उसके बाद उसका नाम एंटर करा गया इन द रजिस्टर, ही इज अ मेंबर। नेक्स्ट, एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब सब्सक्राइबर को छोड़ के जब लाइफ ऑफ कंपनी स्टार्ट होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तब भी तो कोई मेंबर बन सकता है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ही विल ऑल्सो बी अ मेंबर प्रोवाइडेड उसका नाम रजिस्टर में आना चाहिए। नेक्स्ट, एनी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। आज के इसमें आपको पता है यही मेन काम होता है। अब एक बात बताओ, रिलायंस के जो शेयर है जो मेरे पास है, मैं रिलायंस के बुक्स में कोई होल्डर नहीं हूं, मेरे रिलायंस के बुक्स में एनएसडीएल होल्डर है और एनएसडीएल के बुक्स में मैं हूं, सो आई एम अ बेनिफिशियल ओनर। सो एम आई अ मेंबर ऑफ रिलायंस? यस, अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज, राइट, और सब क्लॉज आई विल से। तो ये वाला आज के इसमें रेलिवेंट है प्रैक्टिकली। आगे आ जाओ। नेटवर्थ। सर नेटवर्थ मतलब क्या? नेटवर्थ मतलब टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी आपने रिजर्व्स क्रिएट करे आउट ऑफ प्रॉफिट जैसे जनरल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज आल्सो योर नेटवर्थ, एंड डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, मतलब पीएनएल में डेबिट कोई आपके लॉसेस वगैरह है या प्रॉफिट्स पड़े हुए, सो दैट इज आल्सो नेटवर्थ। बट यू हैव टू डिडक्ट, मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ। जैसे आपने कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस रखे हुए या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है जो डेबिट बैलेंस में आ रहा है, तो उस सबको आपको माइनस करना है और उससे आएगी आपकी नेटवर्थ। डू नॉट इंक्लूड रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एमलगमेशन, क्योंकि ये नकली असेट्स है, ये नकली रिजर्व्स है, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये रिवैल्यूएशन वगैरह सब बुकिश कैलकुलेशंस है। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 59 ऑफिसर। सर ऑफिसर मतलब डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट। मतलब उस पर्सन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, हमारा बोर्ड या हमारा कोई एक भी डायरेक्टर अगर उसके हिसाब से एक्ट कर रहा है तो माना जाएगा वो पर्सन कंपनी का ऑफिसर है। ठीक है, बाकी ये तो बस क्लैरिफाई किया है इंक्लूड्स वे में कि ये सारे भी केएमपी, मैनेजर, डायरेक्टर भी कंपनी के ऑफिसर है। अब सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब ऑफिसर तो आ गया समझ 259 में, लेकिन वो इन डिफॉल्ट कौन है? तो देखो ऑफिसर इन डिफॉल्ट ना हमें बहुत सारी जगह चाहिए होता है टू लेवी फाइन, पेनल्टी और इंप्रिजनमेंट ऑन हिम। सो ऑफिसर इन डिफॉल्ट मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स। कौन कौन? होल टाइम डायरेक्टर या केएमपी। अगर सर केएमपी ना हो, अगर आपका केएमपी नहीं है, तो उस केस में सच डायरेक्टर और डायरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। विच बिहाफ?
for the purpose of section 2 clause 60 officer in default, right? And who has or have given his or their consent in writing to the board to such specification for what? अरे ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो उसको डेजिग्नेट करा गया कि भाई तू अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा अगर गलतियां हुई तो, प्लस उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी। लेकिन अगर ऐसा कोई डायरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स को इसके अंदर लपेट लेंगे, then all the directors will be considered as officer in default. Next, any person who under the immediate authority of the board or any KMP, मतलब under the authority of the board or KMP कोई person who is charged with any responsibility including maintenance, filing, distribution of accounts or records, authorizes or actively participates or knowingly permits or knowingly fails. प्रॉब्लम का ही यहां पे तेरे को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और तूने गलत काम किया। क्या किया? यू फेल टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी डिफॉल्ट। तू ले सकता था स्टेप्स, तूने एक्टिव स्टेप्स नहीं लिए और तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी किसने? डायरेक्टर या केएमपी ने, तो तू भी अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। नेक्स्ट, एनी पर्सन इन हुज अकॉर्डेंस, मतलब इन अकॉर्डेंस ऑफ हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट, मतलब उसके हिसाब से बोर्ड चलता है। अदर देन a person who gives advice to the board in a professional capacity। अरे मतलब सीए साहब ने बोला, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला कि भाई इसमें टीडीएस काट लियो, तो ये थोड़ी बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके हिसाब से एक्ट कर रहा है तो वो पर्सन सीए भी हमारा ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। नो, ये तो प्रोफेशनल कैपेसिटी है। एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट हु इज अवेयर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बाय वर्च्यू ऑफ रिसीट बाय हिम ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, उसको कोई प्रोसीडिंग्स मिल गई थी बोर्ड से और उसको पता था, ही वाज अवेयर ऑफ अ डिफॉल्ट, तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। और पार्टिसिपेशन इन सच प्रोसीडिंग्स विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू द सेम, सच मतलब जो गलत प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, गलत, मेरी हिंदी ठीक है ना? हाँ, गलत, तो उसने गलत प्रोसीडिंग्स में पार्ट लिया विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू द सेम और वेयर सच कॉन्ट्रावेंशन हैज टेकन प्लेस विद हिज कंसेंट और कन्वीनियंस, मतलब उसका नॉलेज था, ही न्यू कि गलत काम हो रहा है, उसने फिर भी कुछ नहीं किया, तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, उस केस में द शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार एंड मर्चेंट बैंकर्स टू द इशू और ट्रांसफर, तो ये सारे के सारे लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिए जाएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, क्लास में तो यार अलग से टाइम लगेगा एक एक वर्ड पे, ये थोड़ा रिवीजन है बट मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश क्या, सारी चीजें मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, बस ध्यान आपको पूरा रखना है। नेक्स्ट, वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी, सबसे पहले वो एक कंपनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन एक मेंबर रहता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन वी विल कवर इन सेक्शन 114। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर पेड अप कैपिटल मींस such aggregate amount of money credited as paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued, मतलब किसी ने पैसा पे किया तो वो पेड अप हो गया। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एन अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। सर पहले और दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा इंटरप्रेट कराओ। यहाँ पे रिसीट वाली बात नहीं लिखी है सर, क्यों? अरे मतलब इसमें बोनस शेयर्स भी इंक्लूडेड है भाई। बोनस शेयर्स में आप क्या करते हो, रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहे हो, असली में पैसा नहीं आ रहा है, तो कल को अगर मैं ये वाली बात नहीं लिखता तो पहले वाले में मेरे बोनस शेयर्स गिरते ही नहीं। सर क्यों नहीं गिरते? अरे अमाउंट नहीं रिसीव हुआ ना कोई, तो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, इसीलिए ये वाली बात भी मुझे लिखनी पड़ी। एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, बाकी कुछ भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सर पोस्टल बैलेट सेक्शन 2 क्लॉज 65 इट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी सेक्शन 110 रेड विद रूल नंबर 22 ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। सर कहीं पे भी अगर वर्ड लिखा है प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब मतलब बाय रूल्स। ओके सर, प्राइवेट कंपनी मतलब एक कंपनी जिसने बर्थ लिया एज पर कंपनीज एक्ट, तो ये 220 की एक कंपनी है, लेकिन उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसकी वजह से वो प्राइवेट कहलाएगी? हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, इसको छोड़ दो। आगे विच बाइट्स आर्टिकल्स, अब वो तीन चीजें बोल रही है बाय आर्टिकल्स। पहली फर्स्ट पॉइंट, इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। सर क्या ट्रांसफर हो ही नहीं सकता ना, मैंने बोला रेस्ट्रिक्ट, मैंने ये नहीं बोला प्रोहिबिट, तो ट्रांसफर हो सकता है बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, एक्सेप्ट इन ओपीसी इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्स टू मैक्स 200 रह सकते हैं, 200 से ऊपर जाना है तो पब्लिक कंपनी में आ जाओ। और ऐसा क्यों बोला एक्सेप्ट ओपीसी? अरे लाला ओपीसी में एक ही मेंबर होता है। नेक्स्ट, जॉइंट होल्डिंग, अगर दो बंदों के पास एक ही शेयर है तो उसको एक ही मेंबर मान लिया जाएगा। दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी बिकॉज इफ इट इज कंसिडर्ड एज 2 मेंबर्स 200 की लिमिट बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट,
सेकेंड प्रोविजो, you have to exclude some people from the number of members while checking the limit of 200. इस 200 की लिमिट में आपको कुछ जनों को एक्सक्लूड करना है। पहला, प्रेजेंट एम्प्लॉइज को, मतलब मेरा करंटली वो एम्प्लॉय है प्लस उसके पास मेरे शेयर्स है, तो वो 200 की लिमिट में नहीं आएगा। सेकेंड, वो लोग जो मेरे करंटली एम्प्लॉय नहीं है, पास्ट में थे, फॉर्मर एम्प्लॉयज थे और उस टाइम उनके पास शेयर होल्डिंग है, उस टाइम उनके पास शेयर होल्डिंग थी और अब उन्होंने नौकरी छोड़ दी बट अभी भी उनके पास शेयर है, तो उसको भी मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, राइट। सो दीज वर द मेंबर्स व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट बट दीज आर फॉर्मल एम्प्लॉयज, अब नौकरी छोड़ दी है एंड दे हैव कंटिन्यूड टू बी द मेंबर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, ठीक है। एंड थर्ड, उसके आर्टिकल्स में बात लिखी है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट में आपको मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। पहले वाले में रेस्ट्रिक्ट बोला है, मतलब कर सकते हैं बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पब्लिक कंपनी जितना आसान नहीं होता है, और प्रोहिबिट मतलब कर ही नहीं सकते, आप पब्लिक को नहीं बोल सकते सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। और सर पब्लिक कंपनी मतलब क्या? एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, सो इजी, एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है और उसका कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब, जो कि आज केस में नहीं है। डीम्ड पब्लिक कंपनी, सिंपल, ये है ए लिमिटेड और ये है बी प्राइवेट लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर कर लिया और ये बन गई सब्सिडियरी, तो बी प्राइवेट लिमिटेड को हम पब्लिक मान लेंगे, सिंपल एज दैट। बट सर ये बी प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स में, इस बी प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वही 3 बातें होंगी जो 268 में लिखा है। मैंने बोला इग्नोर इट, नॉट विथ स्टैंडिंग, इसको इग्नोर करो, चाहे उसके आर्टिकल्स में ये बात लिखी हो, उसको पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा, ठीक है। प्रमोटर, सेक्शन 269, प्रमोटर मीन्स द पर्सन हु इज नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस, एज सच मतलब हु इज नेम्ड एज द प्रमोटर, और he is identified by the company in the annual return referred to in section 92, annual return में उसको प्रमोटर की तरह बोला है, और he has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as shareholder, director or otherwise, किसी भी तरीके से उसके पास कंट्रोल है, और कंट्रोल को मैं डिफाइन कर चुका हूं 227 में, तो उसके हिसाब से फिर वो भी हमारा क्या माना जाएगा? प्रमोटर। थर्ड, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम्ड टू एक्ट, जिसके हिसाब से बोर्ड चल रहा है, इसका मतलब वो प्रमोटर है, एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि जैसे सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर, ये लोग तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस करते हैं, तो जब मैं उनकी बात मानूंगा तो वो मेरे प्रमोटर नहीं माने जाएंगे। 2 क्लॉज 75, रजिस्ट्रार, सर आरओसी मतलब मेन आरओसी या फिर उसका एडिशनल रजिस्ट्रार या ज्वाइंट रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिनका काम है कि रजिस्टर करना है कंपनीज और वेरियस फंक्शंस इस एक्ट में पूरे करने हैं। जैसे आप बहुत सारी जगह पढ़ोगे, रजिस्ट्रार को फाइलिंग करनी है, रजिस्ट्रार को फलाना करना है और रजिस्ट्रार को ये करना है। क्लियर? आगे रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 2 क्लॉज 76, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू अ कंपनी, मतलब ए लिमिटेड है कोई कंपनी, अब उसके रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं अ डायरेक्टर और इज रिलेटिव, अ केएमपी और इज रिलेटिव, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, अ फर्म इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, तो उस फर्म को भी मेरा रिलेटेड पार्टी मान लिया, मेरा मतलब कंपनी का। अ प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव, ध्यान रखना केएमपी के रिलेटिव और केएमपी यहां पे कवर्ड नहीं है, ऊपर भी और यहां पे भी, रेड से करते इसको, यहां पे सिर्फ डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव है, यहां पे भी डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव है। तो एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर ये लोग एक मेंबर है और डायरेक्टर है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो मेंबर इवन 1 शेयर होल्डर हो सकते हैं, दे कैन बी इवन 1 शेयर होल्डर। नेक्स्ट, अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर, अब यहां पे वो डायरेक्टर और मैनेजर डायरेक्टर है, एंड मतलब कंडीशन 2, ये कंडीशन और ये कंडीशन 2 क्या, कि दे होल्ड अलोंग विद द रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो पब्लिक कंपनी में आपको देखना है शेयर होल्डिंग कितनी है, प्राइवेट कंपनी में नहीं देखना है, सिर्फ बोला है मेंबर। छोटी छोटी बात का एनालिसिस करना सीख जाओ, ओके। और ये शेयर होल्डिंग देखनी है किसी भी प्रकार से, इंडिविजुअली और विद रिलेटिव। और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो डायरेक्टर या मैनेजर, वहां पे डायरेक्टर है, डायरेक्टर और मैनेजर और रिलेटिव नहीं बोल रहा, डायरेक्टर और मैनेजर उस पब्लिक कंपनी में एक डायरेक्टर है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं काइंड ऑफ डायरेक्टर प्लस मेंबर बोला जा रहा है। उस कंपनी में डायरेक्टर, वो पर्सन इज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ डायरेक्टर प्लस शेयर होल्डर मोर देन 2%, ठीक है।
Any body corporate whose board of directors, MD, manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a director or manager. मतलब इन शॉर्ट मेरे डायरेक्टर और मैनेजर के हिसाब से कोई बॉडी कॉर्पोरेट का कोई बोर्ड या कोई मैनेजर एक्ट कर रहा है या फिर उल्टा उनके हिसाब से हम एक्ट कर रहे हैं. एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस और डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस आवर डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट. बट दोनों में से वी विल एक्सक्लूड प्रोफेशनल कैपेसिटी. नथिंग विल अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल कैपेसिटी. नेक्स्ट, any company which is holding subsidiary or associate of such company. सच मतलब ये मेरी कंपनी है इन क्वेश्चन. ठीक है, तो मेरी होल्डिंग, फादर, सब्सिडियरी बेटा और एसोसिएट सिस्टर कंपनी, तो ये तीनों भी हमारी रिलेटेड है. नेक्स्ट, सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडियरी. मतलब ए लिमिटेड के अगर दो सब्सिडियरी है बी और सी, तो बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी है अंडर 276. नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ऑफ द कंपनी. सर समझ में नहीं आया, अरे एक्सप्लेनेशन को मारो गोली. ए ने बी में इन्वेस्ट किया या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड यूज कर लो, तो ए ने बी के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यूज किया, तो बी ए की एसोसिएट है और ए बी की वेंचरर है. तो मैं जिसकी एसोसिएट बनी मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग कंपनी और उसके लिए मैं एसोसिएट हूं. तो एसोसिएट को भी कवर कर लिया और वेंचरर को भी कवर कर लिया, या फिर उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टिंग कंपनी. ठीक है. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो क्लॉज है ना 276(8), ये वाला क्लॉज 76 क्लॉज नंबर 8, दिस पर्टिकुलर सब क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 188 टू अ प्राइवेट कंपनी. सर मतलब प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में 188 जो कि डील करता है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सीए फाइनल वालों का है, तो वो आरपीटी के 188 के लिए प्राइवेट कंपनी पे ये वाला क्लॉज नहीं लगता. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखना. नेक्स्ट, सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब, जो कि एज पर रूल नंबर 3 ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स. उन्होंने क्या बोला कि होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या फिर केएमपी या उनके रिलेटिव, ये हमारे मेन कंपनी के, मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इस होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी या इनके रिलेटिव मेरे कंपनी के रिलेटेड पार्टी है. बट मैं डायरेक्टर में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा दूंगा, क्योंकि वो तो प्योरली इंडिपेंडेंट है. सर आईडी किस में आता है? 149 सबसेक्शन 6, नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स. अच्छा, एक और चीज, ये वाला जो क्लॉज है अभी हमने जो पढ़ा 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 8, दिस शैल नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 188 टू अ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी. तो स्पेसिफाइड आईएफएससी पता ना क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. जैसे गिफ्ट गुजरात में 2015 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था गिफ्ट, तो उसको माना जाता है आउट ऑफ इंडिया वाला पार्ट, तो इसीलिए उस पे ये वाला क्लॉज नहीं लगता, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू 188. उसके सिवाय मैं रिलेटिव आपको एक बहुत आसान तरीके से लर्न कराऊंगा. सेक्शन 2 क्लॉज 77, जैसे ये पढ़ा ना हमने रिलेटिव, तो ये होता है सेक्शन 2 क्लॉज 77. रिलेटिव विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर इफ दे आर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ. एक घर की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो वो एचयूएफ है, तो ये सारे आपस में रिलेटिव है. हस्बैंड एंड वाइफ, मेरी अगर शादी हो जाती है, अगर मैं शादीशुदा नहीं हुआ बट मेरी शादी हो जाती है, तो मेरे लिए मेरी स्पाउस मतलब मेरी वाइफ और उसके लिए मैं हस्बैंड, वी आर रिलेटिव टू ईच अदर. अपार्ट फ्रॉम दैट एनी पर्सन रिलेटेड टू एनी अदर इन सच मैनर इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर. तो ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स का रूल नंबर 4. इसमें मैं बताता हूं आपको लर्न कैसे करना है. सुनो मेरी बात. फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, बच्चों की शादी कराओ, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड. इसके सिवाय आप जिनकी शादी हुई ना, जिनसे शादी हुई मतलब सन्स वाइफ या डॉटर्स हस्बैंड और डॉटर, इन तीनों को छोड़ दो, बचे उन सबके स्टेप भी ले लो. मतलब स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर और स्टेप सन. सर दोबारा करें, मेरे साथ बोलोगे एक बार. फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, बच्चों की शादी कराओ, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड. और स्टेप के लिए किस किस को एक्सक्लूड करना है? जिनके साथ शादी हुई, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड और डॉटर को भी एक्सक्लूड करना है. तो ये तीनों आपको अलग मिल जाएंगे और बचे हुए ऊपर अलग मिल जाएंगे, क्योंकि इनके स्टेप भी इंक्लूडेड है. समझ आया आपको? ऐसा मैं फाइनल में लर्न करा, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भी लर्न हो गया है. सेक्शन 2 क्लॉज 84, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक.
तो स्टॉक मतलब अरे शेयर को ना स्टॉक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है एक क्यूमुलेटिव अमाउंट में, बट प्रोवाइडेड वो पहले फुल्ली पेड अप हो। वो प्रोवाइडेड पहले फुल्ली पेड अप हो। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको एक सेक्शन जिसमें कन्वर्जन की बात करी जाती है, राइट। सो स्टॉक में तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब शेयर आपका फुल्ली पेड अप हो। अगर कम है मतलब फुल्ली पेड अप नहीं है तो स्टॉक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सर स्मॉल कंपनी का जरा मतलब समझाओ। बहुत इजी है, इसके ऊपर टेलीग्राम वालों मैंने आपको ऑडियो नोट भी दिया था इसके ऊपर। स्मॉल कंपनी सर मतलब पहले तो वो एक कंपनी है, मतलब 220 के हिसाब से है, बट उसने कुछ ऐसा किया, उसके कुछ सेटिस्फाई हुआ ऐसा क्राइटेरिया जिसकी वजह से उसका एक कैरेक्टरिस्टिक दे दी स्मॉल। तो स्मॉल मतलब उसका टर्नओवर और शेयर कैपिटल की हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लगा दी। पेड अप शेयर कैपिटल उसका 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कौन सा देखेंगे, अरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाला ही ना। तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। सर ये लिमिट क्या है, 10 करोड़ और 100 करोड़? ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए रेलिवेंट है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं लेके जा सकती, राइट। और ये जो रूल्स, ये जो 4 और 40 करोड़ आया, ये कहां से आया है? दीज कम फ्रॉम द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। तो एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, एंड और नहीं एंड मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ये दोनों कंप्लाई करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कंप्लाई करना है। तो एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसके सिवाय एक और चीज कि सर एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। इनहेरेंटली सुनने में ठीक नहीं लग रहा कि पब्लिक कंपनी तो बड़ी मानते लोग, तो वो स्मॉल कंपनी कभी नहीं बन सकती। इसलिए शुरुआत देखोगे तो कैसी हुई है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। सर हमारे बुक में ना ये 2 and 20 करोड़ लिखा, आप गलत करा रहे हो। अरे मेरे भाई मे 23 के लिए अमेंडमेंट आ चुका है, आपके आईसीआई के अमेंडमेंट्स पब्लिकेशन में भी आ चुका है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। होल्डिंग और सब्सिडियरी, सर रीजन 2 में, अरे यार मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, होल्डिंग वगैरह हो रही है, कोई किसी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कंपनीज कभी भी स्मॉल नहीं मानी जाएंगी। नेक्स्ट, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 को ऑलरेडी बहुत एडवांटेजेस दिए हुए, तो उसको दोबारा हम स्मॉल कंपनी में मिक्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। अरे तू स्पेशल एक्ट से गवर्न है तो तू स्पेशल एक्ट में रहना, तू यहां पे दोबारा ये स्मॉल कंपनी में क्यों आ रहा है? ओके। सब्सक्राइब कैपिटल, जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया उसमें क्या बड़ी बात है। स्वेट इक्विटी, सर स्वेट मतलब पसीना, पसीना कौन बहाता है? कंपनी के एम्प्लॉइज, तो उनको इक्विटी शेयर्स दे दो डिस्काउंट में। आपको ये चीज पता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंटेड नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट जब वो स्वेट इक्विटी में हो रहे हो। तो देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये होती है उनकी मेहनत, ठीक है। वो मेहनत कर रहे हैं तो आप उनको डिस्काउंट पे दे दो या कंसिडरेशन अदर देन कैश पे दे दो। तो और वो क्यों कर रहे हैं वो मेहनत? देखो, दिस इज बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। तो वो हमारे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए अपना नो हाउ दे रहे हैं, अपनी स्किल्स यूज कर रहे हैं, तो हम उनको दे देंगे। सर टोटल वोटिंग पावर मतलब क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 89, स्मॉल कंपनी था 2 क्लॉज 85। टोटल वोटिंग पावर in relation to any matter means the total number of votes which may be cast in regard to that matter on a poll at a meeting of a company if, मतलब हर एक मैटर के लिए आपको टोटल वोटिंग पावर देखना है। तो अगर उस मैटर को मैं वोटिंग करवा दूं पोल पे मीटिंग के अंदर, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ वोट्स कास्ट हो सकते हैं? अगर, इफ मतलब अगर all the members thereof or their proxies having a right to vote on that matter are present and cast their votes। सर रियल में वो कास्ट करे या ना करे या एब्स्टेन करे, आई डोंट केयर। अगर सारे एलिजिबल शेयर होल्डर और प्रॉक्सीज वोट करने में आए तो कितने वोट गिरेंगे उस मैटर पे, दैट इज नोन एज टोटल वोटिंग पावर। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जिसकी लायबिलिटी पे कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट मतलब राइट ऑफ अ मेंबर टू वोट। इट कैन बी एट अ मीटिंग ऑफ दैट इज अ जनरल मीटिंग और इट कैन बी बाय पोस्टल बैलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय पोस्ट। इसके सिवाय ये जनरल रीडिंग है सेक्शन 133 जो कि चैप्टर 9-10 में भी आ जाएगा, तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। स्टार्टअप डेफिनेशन ये 2019 में आई थी, ठीक है। इट वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर सिर्फ आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। स्टार्टअप की डेफिनेशन में गिरने के लिए मतलब आपको रिकॉग्नाइज होना है। अगर स्टार्टअप, कहीं पे भी मैं वर्ड बोल रहा हूं स्टार्टअप, इसका मतलब वो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप में गिरने के लिए सबसे पहला बात
इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म और अ एलएलपी। पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। सेकेंड, वो स्टार्टअप 10 साल तक रह सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। सर मतलब, अरे अगर प्राइवेट कंपनी हुई तो इनकॉर्पोरेशन, फर्म या एलएलपी हुई तो रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद 10 सालों तक वो एक स्टार्टअप बन सकती है। सेकेंड कंडीशन, उन 10 सालों में कहीं पे भी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और थर्ड कंडीशन जनरल है कि वो इंडिया के लिए काम कर रही है, मतलब अरे एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करेगी, कोई यूनिक काम करेगी, कोई इनोवेशन करेगी। ठीक है, इसके सिवाय ये प्रोविजो क्या कहता है कि सर सपोज मेरे पास एक कंपनी है जिसका धंधा है 150 करोड़ का, तो मैं काम करता हूं, इस कंपनी को स्प्लिट कर देता हूं 75 और 2 नई कंपनीज बनवा देता हूं। तो लॉ ने बोला ना 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 ना, एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट करके अगर आप इन कंडीशंस में आओगे तो हम आपको स्टार्टअप नहीं बनने देंगे। क्लियर, वही इन्होंने प्रोविजो ने बोला। सो इन शॉर्ट, डोंट एक्ट स्मार्ट। एक्सेप्शन, सब्स्टिट्यूशंस और मॉडिफिकेशंस अलग अलग जगह दे रखी है, जिसमें आप, मैंने बताया आपको 92 और 137 का कंप्लायंस करना है। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर आवर प्रिलिमिनरी। ये प्रिलिमिनरी और ये सब जो नाम मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज कंप्लीटली एज पर योर आईसीएस स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया। क्लासेस में इसको आराम से जाएंगे 2-2.5 घंटे के आसपास। ठीक है, मतलब रिवीजन और उसमें थोड़ा फर्क रहेगा, वहां पे क्लासेस में मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, दिस वाज कंप्लीटली एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल। आगे के चैप्टर भी एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल ही आने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो आप अपनी आईसीएस मटेरियल भी रेफर कर लो, और अगर कर रखी है रेफर तो प्लीज मटेरियल मत चेंज करो, प्लीज मटेरियल मत चेंज करो। हाँ, ये जो हैंड रिटन नोटिंग्स है मैं आपको दे दूंगा, ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, आप चैनल पे आ जाना। ठीक है, क्योंकि गूगल ड्राइव वाले में ना यार क्या होता है, वो कभी लिंक नहीं चलती, कभी बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, सो वो अवॉइड करते हैं। बाकी यस, ये हमारा पहला रिवीजन था फॉर सीए इंटर, एंड आई सीरियसली होप कि ये चीज आपको अच्छी लगी हो। आप जरूर फीडबैक देना इस नंबर पे, मैंने लिख के रखा है वैसे तो, क्योंकि यार देखो आपको लगेगा कि सर फीडबैक मंगवा रहे हैं, देखो उससे ना समझ आता है कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स और नॉट, वेदर दिस रिवीजन हेल्प यू और नॉट। 1 घंटे में आपको कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिवाइज हो गए, स्टार्टअप कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। कभी कभार 4, 6, 8 नंबर का इसी में से आ जाता है। राइट, सो यस, दिस वाज ऑल फॉर आवर चैप्टर नंबर 1। इसके बाद हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के लिए। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।